आज की चर्चा का जो प्रमुख विषय है वो झारखंड के जो प्रमुख भाग हैं पीटी के पर्यावरण अपशमन से और जो आपदा प्रबंधन से। इसमें कुछ जो नए तत्व हैं जो बजट में जोड़े गए हैं और जो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो ये चैप्टर दिया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सी पुस्तकों में जो है इसके प्रशासकीय संरचना पर अधिक है, यानी वैधानिक उपबंध पर अधिक बातें हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है, अगर यूपीएससी में भी आप देखें या और भी सिविल सर्विस में, तो यहाँ व्यवहारिक प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि इसका दायरा बहुत विस्तृत है। तो उसी रूप में तैयार करने की आवश्यकता है। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि झारखंड में हाथी से संबंधित मौत के मामले किस समय अधिक दिखते हैं। तो पहला धान बोने के समय, दूसरा धान पकने के समय, तीसरा पूरे वर्ष भर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, यानी धान पकने के समय जो है सर्वाधिक जो है हाथी से हमले से संबंधित मौतें होती हैं। और इसका ये भी रूप है कि जब वो लोगों पर हमला करते हैं, मान लीजिए खेतों पर होता है कि चावल जो है, धान जो है, इसको आकर्षित करता है। तो आप देखिएगा कि उसको पकने के बाद, चूँकि ये काफ़ी समझदार होते हैं, इनका जो अपना सर्केडियन साइकिल है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत पक्के होते हैं, अपने मार्ग को भी नहीं भूलते हैं और स्थान को भी नहीं भूलते हैं। तो ऐसी जगहों को चिन्हित कर लेते हैं और धान पकने के समय जो है ये हमला करते हैं। उस दौरान अगर घर मिल जाए या कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे पटक के भी मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो सर्वाधिक मामले जो है इस समय देखे जाते हैं। इसीलिए जो वन विभाग द्वारा और आपदा विभाग द्वारा इसके लिए जो पूर्व चेतावनी दी जाती है, ग्राम सभा के माध्यम से भी, वन ग्राम के माध्यम से भी ये किए जाते हैं कि इस समय जो है लोगों को ठीक इससे पहले लोगों में जागरूकता, जानकारी और उससे बचने के उपाय और सुझाए जाते हैं। अभी वर्तमान में जो वन ग्राम समिति है उसके लिए बजट में भी काफ़ी सारी बातें की गई हैं। तो चूँकि हाथी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है झारखंड में, चूँकि उसका राजकीय पशु भी है हमारा। और आप अगर देखें तो बहुत से मामले होते हैं हाथी से संबंधित। अगर हम आगे देखेंगे इसके बारे में प्रश्न के माध्यम से, उसकी संख्या के बारे में, तो मौत हो जाती है करीबन जितने भी, चूँकि आप देखिएगा कि जो 11 मुख्य ज़िले हैं वो जंगल से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि पश्चिमी सिंहभूम में हाथी से जुड़े हुए मामले बहुत आते हैं। चूँकि सारंडा वन रेंज भी है और यहाँ हाथी का ये कॉरिडोर भी है, 1992 से ये कार्य कर रहा है। और यहाँ पश्चिम बंगाल से, फिर उड़ीसा से ये जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र, और यहाँ हाथी जो है कॉरिडोर के माध्यम से इधर उधर होते हैं। तो ये समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपकी जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वन विभाग इसका डाटा भी प्रस्तुत करता है। आप देखिएगा कि अभी जो इस साल, यानी पुराने साल का हम लें 2020 का, तो उसमें 88 मौतें कुल हुई। तो उसके लिए सरकार ने जो है उसके लिए लाभ राशि भी दे रखी है कि अगर मौत हो जाए उससे तो उसके लिए 4 लाख का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपंग हो जाए उसके हमले से तो 2 लाख का है। यदि घायल हो जाए तो उससे 10,000 का रकम है। और यदि फसल का नुकसान हो, चूँकि जैसा मैं बता रहा हूँ कि धान के पकने के समय ये देखा जाता है, तो प्रति हेक्टेयर 20 से 40,000, यानी जो सीओ है उसको आकलन करेगा उस चीज़ को, और 20 से 40,000 रुपया जो है प्रति हेक्टेयर जो है उसके लिए राशि दी जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे आप हमारे सिंहभूम में आइएगा या इसके अलावा भी भारत में जहाँ जहाँ हाथी हैं या जंगली जानवर है, तो चूँकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जंगल कट रहे हैं, वहाँ परियोजनाएं स्थापित हो रही हैं, लोगों के आवास में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में होता है कि जो है संघर्ष हो जाता है, मुठभेड़ हो जाती है। क्योंकि जानवर उतने समझदार तो नहीं है मनुष्य की तरह कि वो कहीं दूसरी जगह घर बना ले या फ्लैट के समान घर बना ले, तो उनका एक अपना साहचर्य होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सामान्य सी बातें हैं जिसको हमें जानना है। कुछ साल, पिछले साल ही मैं एक गांव गया था जहां जो है, चूँकि हमारा जो चाईबासा क्षेत्र है यहाँ आसपास जो है इससे संबंधित बहुत बार घटनाएं होती है। कई बार होता है कि टाउन में जो है वो हाथी आ जाते हैं।
तो इसके लिए इस प्रकार बहुत सी बातें देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमारा माइनिंग कॉरिडोर भी है। यहाँ कई बार रेल के धक्के से भी हाथी की मौत होती है। और आप अगर आइएगा तो देखिएगा कि जो ट्रक, चूँकि जो पूरे पश्चिमी सिंहभूम में 22,000 ट्रकों का जो है आवागमन एक दिन में होता है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ आयरन ओर का बेल्ट है। तो आप देखिएगा कि ट्रक ड्राइवर जो है वो अपने साथ केला रखे रहते हैं, कुछ खाने के सामान रखे रहते हैं, क्योंकि जब वो सुदूर जो जंगल वाले क्षेत्र जैसे गोवा हुआ या जामदा हुआ, वहाँ वो जाते हैं माइनिंग के लिए, आयरन ओर को लेने के लिए, तो बहुत बार हाथी जो है उनको सामने आते हैं और ट्रक के खिड़की से सूंड को आगे करके जो है वो केला मांगते हैं, वो केला उसको दे देते हैं। ऐसे में हानि नहीं पहुंचाते। ये बहुत आम बात है। आप अगर इधर आए होंगे चाईबासा क्षेत्र में, जामदा नोआमुंडी क्षेत्र में, कीरीबुटू क्षेत्र में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो कई बार सड़क के किनारे वो आदत हो जाती है उनकी कि वो ट्रकों को देखते हैं और उससे जो है उसको छेक के जो है खाने की चीज़ें मांगते हैं, जैसा बंदर भी आमतौर पर ये करते हैं। तो जैसा, इसीलिए इतना लेक्चर को मैं ये विस्तृत कर रहा हूँ, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर जो यूपीएससी के लिए भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप देखिएगा इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्न बहुत आते हैं। और जैसा मैं बता रहा था कि पिछले साल मैं गांव गया था कुछ दोस्तों के साथ, तो वहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ ठीक 2 दिन पहले जो है हाथी से मौत हुई थी एक व्यक्ति की। तो गांव के लोग भी बैठे हुए थे, तो लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे कि कैसे हमला होता है, क्या है, कैसे किधर से हाथी आता है, तो वो बता रहे थे। तो एक गांव के व्यक्ति ने, चूंकि स्थानीय भाषा हो वाला क्षेत्र है, तो हो भाषा से ही उन्होंने हमें जो है वो बताया कि नीना दो आकुआ वो आगे मिना नीना दो आलिया दो का, अर्थात जो है कि ये जो है वो जंगली जानवरों का घर है, हमारा घर नहीं है। तो एक छोटी सी लाइन में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो वन है वो तो जंगली जानवरों का घर है और हम उसके घर में आ रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं आ रहे हैं। ये बात वो कहना चाह रहा था, क्योंकि वो काफ़ी एक छोटा सा किसान था, लेकिन वो बातें मुझे याद हैं, क्योंकि उसके माध्यम से वो बहुत बातें हमने रिकॉल किया, हमने डिस्कस भी किया दोस्तों के बीच इसको, कि देखो ये बहुत बड़ी बात बताया। तो जो ट्राइबल सोसाइटी में आप देखिएगा कि वो साहचर्य स्थापित कर लेते हैं वन्य जीव के साथ में रह के। वो उनको पता होता है कि वो किधर से आएंगे, उसको कम हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जो है चीज़ों को आप जाने। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है धान पकने के समय, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड में हाथियों के मौत के मामले सर्वाधिक कहाँ होते हैं। तो जैसा मैंने भी चर्चा किया, पहला चतरा, दूसरा पलामू, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा रांची। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा पश्चिमी सिंहभूम है। जैसा मैंने बताया कि आप देखिएगा कि ये सारंडा का सबसे विस्तृत रेंज है, और अगर लैंड के हिसाब से लिया जाए, क्योंकि सबसे अधिक जो वन है क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही है। और ये सारंडा रेंज जो है यहाँ काफ़ी चर्चित है। 1992 से ही यहाँ गज आरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया था। 2001 में इसके लिए सिंहभूम क्षेत्र में विस्तृत कार्य हुए। तो अगर आप यहाँ आप ले लें कि झारखंड में जो हाथियों की संख्या है, तो करीब वो 2018 के डाटा के अनुसार करीब 1400 तक है। और पूरे भारत में अगर आप ले लें तो सर्वाधिक हाथी जो है वो प्रश्न आता है एग्जाम में कई बार, वो कर्नाटक में है, 6000 उसका जो है संख्या बताया गया है। फिर आसाम में है, वहाँ भी 5500 है। तो अब देखिए कि आसाम में जो चिरांग रिपू है, वो जैसा सिंहभूम गज आरक्षित है उसी प्रकार चिरांग रिपू है। उसी प्रकार जो है पश्चिम बंगाल में भी बांकुड़ा का क्षेत्र, वहाँ भी जो है गज आरक्षित क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो जानवरों की संख्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए एग्ज़ाम में। जैसे झारखंड में इससे पहले 679 हाथी थे, वो बढ़कर 1400 हो गए। टोटल यहाँ 5 बाघ हैं, ये डाटा के अनुसार है। चीता जो है वो 29 है, शेर एक भी नहीं है। तो इस प्रकार के डाटा को जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार पूरे भारत में आप लें तो करीबन 3000 बाघ हैं, उसके बाद 9500 चीता हैं, करीब 27 से 28,000 हाथी हैं। तो एक लमसम जो है इनको आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, ऐसे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि पश्चिमी सिंहभूम चूँकि हमारा क्षेत्र है और वन वाला क्षेत्र है, माइनिंग वाला क्षेत्र है, तो यहाँ जनजातीय जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है।
और तो इसका तीसरा ऑप्शन पश्चिमी सिंहभूम सही है। अगला प्रश्न है कि हाथियों से संबंधित गलियारा में कितने राज्यों को जोड़ा गया है? पूरे भारत में कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12 और चौथा 20। तो इसके लिए जो इसका सही उत्तर है तीसरा, यानी 12 जो राज्य हैं पूरे भारत में। आप देखिएगा कि जो हाथी कॉरिडोर है, जहाँ गज आरक्षित क्षेत्र जो है उसके माध्यम से 1992 के माध्यम से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे काम चलाए जा रहे हैं। इसमें असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, खुद झारखंड है, खुद हमारा राजकीय पशु भी है। तो ऐसे में पूरे भारत में 101 गलियारा। अब यहाँ आप समझिए कि गलियारा क्या है, कॉरिडोर क्या है। तो अब देखिएगा कि हाथी जब एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं तो उनको एक दर्रा मिलता है। अगर आप दर्रे का भौगोलिक कल्पना दिमाग में करें तो उसको आप सोचिएगा कि वही गलियारा एक रास्ता है, और उसी रास्ता से वो बराबर आना जाना करता है। क्योंकि वो बहुत सघन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं जा सकता है, तो निचले तराई भागों में क्या होता है कि लोगों का घर भी होता है, और उसी रास्ते में वो घर भी बना देते हैं। इसलिए वन विभाग द्वारा सचेत किया जाता है पूर्व चेतावनी के रूप में कि ऐसे स्थानों को चिन्हित कर वहाँ एक बोर्ड लगाया जाए जो कि हिंदी में हो, इंग्लिश में हो और स्थानीय भाषा में हो, और लोगों को सचेत किया जाए कि वहाँ उनसे बच के रहना है। क्योंकि हाथी कोई एक दो हाथी ऐसे अमूमन होते नहीं हैं, करीब करीब 15 से 20 का झुंड होता है। अगर ये उत्पात मचा दे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए जो है पूरे भारत में इसके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर लोगों पर वो हमला करे तो लोग भी उन पर हमला करेंगे। जैसा कि मैंने पहले अपने प्रश्न में बताया कि हाथी से संबंधित जो है मौत, तो उसमें लोगों की मौत को भी आप जोड़िए और खुद हाथी की मौत को भी जोड़िए, क्योंकि सिमेंटेनियसली दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। तो ये बात है कि 12 राज्यों को जो है 101 गलियारा पूरे भारत पर चिन्हित किया गया है। इसके लिए 2019 में ये काम किए गए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छा जैव बाड़ा यानी जियो फेंसिंग है? तो पहला केला का पेड़, दूसरा कटहल का पेड़, तीसरा मटर का पौधा, चौथा कंटीले झाड़ी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसका जो चौथा ऑप्शन है कंटीले झाड़ी। चूँकि जियो फेंसिंग को पहले आप समझे क्या है। अब देखिएगा कि जो जंगल में होते हैं, जंगल के किनारे जो सटे हुए गांव होते हैं, घर होते हैं, ऐसे शहर में भी आप देखिएगा कि बहुत से जंगली जानवर भी कभी कभी आ जाते हैं। तो वहाँ अगर हम आप देखिएगा कि बहुत से हाईटेक नेशनल पार्क में करंट वाले तार होते हैं, या इस प्रकार के कुछ हानिकारक मेटल्स लगा दिए जाते हैं जिससे उनको दिक्कत होती है। तो इसके लिए जो है पर्यावरण मंत्रालय का जो है एक सबसे अच्छा जो है सुलभ और सबसे बेस्ट जो उपाय है वो उसे जियो फेंसिंग बताया गया है, जैव बाड़ा बताया गया है। इसके अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे काम भी किए जा रहे हैं कि आप अपने इस ऐसे क्षेत्रों में कंटीले झाड़ी को लगाएं, कंटीले पौधों को लगाएं। मान लीजिए खेत है, तो अगर आप इस प्रकार से सघन जियो फेंसिंग करेंगे तो उससे जंगली जानवर वहाँ नहीं आ सकेंगे। हाथी के अलावा भी और बहुत सारे जो है जानवर, जैसे सुअर जो होता है उसको शकरकंद जब लगाई जाती है, आलू लगाई जाती है, तो उसको भी बर्बाद करते हैं, क्योंकि उसका फेवरेट भोजन वो कांदा होता है। देखिएगा हर जानवर का अपना एक फेवरेट फूड होता है, जैसे इंसान का होता है। आप देखिएगा कि खरगोश का गाजर होता है, भालू का कटहल होता है, उसी प्रकार जैसे मैंने बताया हाथी का केला और कटहल होता है, धान होता है। तो उससे बचाने के लिए इस प्रकार के जो है जियो फेंसिंग अगर उपाय किए जाएंगे तो उससे जंगली जानवरों को भी कम नुकसान होगा, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन को भी हमें ध्यान में रखना है, और ये बेहतर इससे जो है पर्यावरण को लाभ भी होगा। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है कंटीले झाड़ी सही है। अगला प्रश्न है कि रैट होल माइनिंग यानी रैट होल खनन को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? क्योंकि ये टर्म्स इंग्लिश में ही है इम्पोर्टेंट और इसको लाया गया है, तो इसको हम चर्चा करते हैं अभी कि पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा एनजीटी, तीसरा ISM, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एनजीटी आपको जानना है, इसका सही उत्तर है दूसरा यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में बना। तो इसके माध्यम से जो है आप देखिएगा कि चूँकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है राष्ट्रीय हरित
जो ट्रिब्यूनल है, प्राधिकरण है, वो काफ़ी निर्देश देता है जल प्रदूषण से संबंधित हो। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग को उन्होंने फाइन किया था एक बार नदी के किनारे सम्मेलन करने से। फिर माइनिंग गतिविधि पर जो है वो का बहुत सारे शर्त और बहुत सारे दंड देता है। तो जो एनजीटी है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है भारत में, एक स्वायत्त निकाय है भारत सरकार का। और इसके माध्यम से जो रैट होल, पहले इस बात को समझना है, तो हाल के दिनों में माइनिंग के क्षेत्र में जो एनजीटी है उसने बहुत सारे सुधार किए हैं। आप देखिएगा हमारे झारखंड में ही जो अवैध माइनिंग हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जो माइंस ओनर है वो खुद अपने लैंड को बचा के वन वाले क्षेत्र में जो सरकार की अपनी भूमि है उस पर जो है वो उसको हानि पहुंचाते हैं, उससे रेवेन्यू गलत तरीके से अर्जित करते हैं और वो बहुत अव्यवस्थित और असंगठित तरीके से होते हैं, तो उसकी चोरी होती है। आप देखिएगा कि आप झरिया हो, धनबाद हो या भुरकुंडा हो या रांची से जो हजारीबाग से जो लगा हुआ माइनिंग, कोयला माइनिंग का क्षेत्र है, वहाँ भी बहुत सारी माइनिंग की चोरी होती है। तो इसके लिए एनजीटी उपाय करता है और बहुत से पुराने माइंस ओनर्स जो है उनके भी माइंस छिनाए हैं और बड़े बड़े जैसे अडानी को या हो, जिंदल हो या अंबानी हो, इनको माइंस भी दिया गया है ताकि व्यवस्थित तरीके से ये करे। तो रैट होल माइनिंग में क्या होता है कि नाम से ही आप समझे कि रैट अर्थात चूहा, तो एक प्रकार से 3 से 4 फीट का होल बनाया जाता है इसमें। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई 2-3 व्यक्ति भी मिलकर ऐसा कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी ही ऐसा अवैध करे। और आप देखिए कि टोटल 5 स्क्वायर मीटर का डायमीटर, मतलब पूरा अगर क्षेत्र ले लें तो काफ़ी छोटे गड्ढे में जो है वो भीतर जाता है उसे कोड़कर और वहाँ से माइनिंग करता है, अवैध माइनिंग करता है। क्योंकि आप देखिए कि झारखंड में तो मिनरल्स का भरमार ही है, अब कहाँ से क्या निकलेगा इसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में इसकी चोरी होती है और ये काफ़ी जो है वो हानिकारक है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, आपके जीवन के दृष्टिकोण से। बहुत सारी जो मौतें हैं आप देखिएगा जो कोयला क्षेत्र में हो या विशेषकर कोयला क्षेत्र में, तो आपको इस प्रकार के असुरक्षित अव्यवस्थित माइनिंग से होती हैं। इसका डाटा भी 2019-20 में दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सरकार जो है जीआईएस का यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का निर्माण भी कर रही है ताकि ऐसे स्थान को चिन्हित किया जाए। अभी हाल के दिनों में जो एनजीटी है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो पूरे भारत में एस्फेक्सिया यानी दम घुटना, एस्फेक्सिएशन जो है उसके लिए काफ़ी उन्होंने निर्देश दे रखे हैं। अब बहुत बार देखा जाता है कि अभी रिसेंटली 2021 का मामला आपको मैं बताता हूँ, जनवरी या फरवरी का, कि चतरा में जो है एक ही फैमिली के 4 लोग जो है वो दम घुटने से मर गए। वो बगल में जनरेटर चल रहा था, उसके धुआं से जो है वो मर गए। ठीक आपको देखिएगा 2013 या 14 में आपको ये जो सरायकेला का चलियामा है, वहाँ करीब जो है 7 बच्चे जो एक विद्यालय में रात भर प्रोग्राम हुआ था, वहाँ जनरेटर चला था और सोए हुए थे और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार एस्फिक्सिएशन जो है वो सिर्फ जनरेटर से नहीं, डीजल से नहीं, ये टाउन के गंदगी से या किसी भी प्रकार के विषाक्त गैस से भी हो सकता है। तो इसके लिए भी एनजीटी ने काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं। तो यहाँ इसके इस पॉकेट के माध्यम से हमने बहुत चीज़ों को जाना है और ये पॉकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अमूमन इस प्रकार की चीज़ों को इंटरनेट में भी देखने का प्रयास करें, किताबों पर ही आश्रित ना रहें, क्योंकि ये जो पॉकेट है आपके लिए कभी भी कहीं भी किसी रूप में भी प्रश्न का भाग हो सकते हैं। आप जनरली अगर यूपीएससी को क्वेश्चन फॉर्मेट को देखिएगा पीटी में, तो बहुत ही सरल तरीके से वो क्वेश्चन को पूछता है। क्वेश्चन इतना सरल प्रतीत होता है कि आप उसको, हो सकता है कि आप उसकी जानकारी अच्छा से नहीं रखते हो, क्योंकि कहा भी जाता है कि कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन फॉर कॉमन पीपल। तो कॉमन सेंस जो होता है वो बहुत अनकॉमन होता है अगर आप उसके पूरे भाग को न जानें। लेकिन यूपीएससी का ऑप्शन इतना टफ होता है, क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन ऑप्शन बहुत टफ होते हैं, वो बहुत निकट होते हैं, कभी ए और बी में मिला के पूछ देता है, कभी कोई नहीं होता है। तो इस प्रकार के सामान्य प्रश्नों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आपदा का जो रूप है वो सिर्फ भारत पर राष्ट्रीय या राजकीय संदर्भ में ही नहीं, आपके घर में भी हो सकता है। आपको भी इसके लिए सचेत रहना है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, वो सही है रेट होल माइनिंग का। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे कम जिले किस भूकंपीय जोन में पड़ते हैं।
तो ये पहला है इसका, तीसरा जोन, दूसरा चौथा, तीसरा दूसरा और पहला पहला, यानी ये रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। जो भूकंपीय जोन होते हैं वो रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, आपको जो सबसे कम जिला पूछा गया है तो वो इसका सही उत्तर है चौथा। तो चौथा जो है आपको देखिएगा कि जो है सबसे जो सीवियर जो भूकंप के जोन है झारखंड में, वो सबसे कम जिले में, यानी झारखंड सबसे अधिक भूकंपीय जोन वाला क्षेत्र में नहीं आता है, चूँकि पठारी भूमि है, सशक्त होती है भूमि और उसका असर बहुत कम होता है। तो ये जो मिनरल्स के जो डेंसिटी होते हैं वो उसके तरंग को रोक देते हैं। तो ये जो गोड्डा और साहिबगंज है, ऐसे मैंने पहले ही सेक्शन में एक बार अपने प्रश्न में साहिबगंज के बारे में आपको इंगित किया था कि ये कौन सा जिला है जो सर्वाधिक भूकंपीय जोन का है। तो गोड्डा और साहिबगंज जो है वो भूकंप जोन 4 में पड़ता है, जो कि 2 जिला है। और सर्वाधिक जो ज़िले हैं, जो 15 ज़िले हैं, वो भूकंप जोन 3 में है और भूकंप जोन 2 में 7 ज़िले हैं। तो इसे आपको जानना है। तो रांची भी जो है, रांची हुआ, उसके बाद सिंहभूम हुआ जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये भूकंप जोन 2 में पड़ता है। तो सर्वाधिक अगर आपको पूछे तो वो भूकंप जोन 3 है और सबसे कम है वो भूकंप जोन 4 है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपदा प्रबंधन और वन जो अपशमन का जो ये सॉइल इरोजन का जो चैप्टर आपको जोड़ा है, तो उसका जो बेस है वो ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी को आपको थोड़ा समझ स्थापित करके पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मैप स्टडी करके पढ़ना पड़ेगा। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछ सकता है कि झारखंड के कितने ज़िले जो हैं वो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं, तो आपका आंसर 11 जिला हो जाएगा। क्योंकि 11 जो है झारखंड में जो है, जो प्रमुख नदियां हैं झारखंड में, वो 11 जिलों को जो है वो टच करती है, काफ़ी प्रभाव रहता है। अब देखिएगा कि जो साहिबगंज है वहाँ गंगा नदी का कभी विभीषिका रहती है। 2008 में जो है बहुत बाढ़ की विभीषिका देखने को मिली थी उस क्षेत्र में, तो वहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपको जंगल के आग के बारे में पूछे तो 9 जिला है, क्योंकि 9 जिला काफ़ी संघन है जंगल के मामले में। फिर अगर आपको सूखा पूछे तो उसका कोई बाउंड्री तो होता नहीं। अगर वर्षा कम होगी पूरे झारखंड में तो 24 जिला उसके लिए जो है वो कवरेज में रहेगा। तो इस प्रकार की संकल्पना को स्वयं में विकसित करें, दृष्टिकोण पैदा करें। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम में डाटा के भरोसे नहीं रहे, डाटा से आप कोशिश करें नॉलेज लेने का और नॉलेज से विस्डम, ताकि आप खुद में जो है आप दृष्टिकोण पैदा करें चीज़ों को देखने का। तो बहुत बार जो है मुझे कहा जाता है, मेरे जो टीम है, कि सर आइए यहाँ मेंस के स्टूडेंट है, क्लास लेंगे, पीटी का लेंगे। चूँकि मैं व्यावसायिक तौर पर जो है इसको कभी जोड़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत कम, चूँकि उनका अपना टाइपिंग का अपना एक खर्चा होता है तो टेस्ट का अपना पैसा लेते हैं। लेकिन बहुत बार मुझे ये ऑफ़र था कि रांची में आइए, मेंस का क्लास लें या पढ़ाएं इंस्टीट्यूट में। तो इसको कमर्शियल तौर पर मैं कभी नहीं मानता हूँ। मेरा एक सिद्धांत शुरू से रहा कि कभी भी पैसा लेकर जो है इस प्रकार की चीज़ों को, ज्ञान को बांटने का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट को ख़राब लग सकता है, क्योंकि उनका बेस ही वही है कि बहुत, अभी तो दिल्ली में ऐसा है कि 100-200 करोड़ का टर्नओवर का इंस्टीट्यूट है, आपके रांची में भी करोड़ों टर्नओवर का इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। लेकिन ये अपनी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि ये सब जो है फ्री में होना चाहिए। एजुकेशन धीरे धीरे पूरे भारत में फ्री ही हो जाना चाहिए, ये गैप नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है चौथा वो सही है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान 2021-22 झारखंड बजट में पर्यावरण अपग्रेडेशन को देखते हुए मुख्यमंत्री जनवन योजना में अनुदान राशि कितनी रखी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नया है बजट का। तो पहला 50%, दूसरा 75%, तीसरा 85% और चौथा 100%। तो ये मुख्यमंत्री जनवन से जुड़ा हुआ है और इसी बजट से है, रिसेंटली मार्च का। तो आपको दूसरा ऑप्शन 75% है। अब देखिएगा कि अनुदान क्या है, सब्सिडी। क्योंकि आपको अगर आप पौधे लगाएं, बीज लें, तो इसके लिए काफ़ी राशि आपको देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि फ्री में मिलता है। आप अगर इसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं तो कभी दुकान में अगर आप जाएंगे जहाँ खाद मिलते हैं, बीज मिलते हैं, पौधे, तो काफ़ी दाम होते हैं और काफ़ी वैरायटीज़ होती है इनकी। तो ये आम किसान से के बस से बाहर की चीज़ें हैं। तो खेती करना अभी वर्तमान में बहुत महंगा है।
तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री जनवन योजना चलाई गई 2015 में, तो इसके माध्यम से ये बात रखी गई कि जो 1 एकड़ से 50 एकड़ जो मैक्सिमम क्षेत्र में, अगर हम 1 एकड़ में अगर इस योजना को चला रहे हैं तो 75% उन्हें अनुदान मिलेगा उसके दाम पर, और 445 कास्ट यानी जो महंगे टिम्बर वाले वैराइटीज़ के पेड़ हैं, और 160 जो है वो फलदार पौधे लगाए जाएंगे। तो एक प्रकार से ये इससे लोगों को आय भी सृजित होगी, लेकिन इसका दृष्टिकोण ये भी है कि इससे पर्यावरण में भी सुधार आएगा। चूँकि हम पूरे भारत में देखा जाए तो वन की स्थिति में अच्छी स्थिति में है, 29.6 पर हैं, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम 33 से ऊपर जाएं। अब अभी रिसेंटली देखें कि जो मई 2020 में जब कोरोना था तो बिरसा हरित ग्राम चलाया गया कार्यक्रम, इसी में भी इसी तरह का अप्रोच था कि जो है हम फलदार जो है वृक्ष पौधे और टिम्बर को प्रमोट करेंगे ताकि लोगों को भोजन मिले और इससे आय भी मिले, और ठीक 3 वर्ष के बाद जो है इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार कि ये राजकीय प्रायोजित कार्यक्रम है, तो इसको आपको जानना है, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ बजट से नहीं है, इस पर्यावरण से भी आपको जोड़ना है। अब रिसेंटली 2021-22 के बजट में आपको इस प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत से डिसीजन लिए हैं, जैसा हम चर्चा करेंगे आगे। GIS से लिया हुआ डिसीजन लिया गया है। फिर जो शहरी वनीकरण है, ताकि जो शहर में जो खाली पड़ी भूमि है वहाँ देखने को मिलता है कि शहर में जो है प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है, तो उसको क्या होगा कि उससे अगर फलदार को वृक्ष भी लगाए जाएंगे और पौधे भी लगाए जाएंगे, ताकि दोनों तरफ से जो है उसका लोगों को फ़ायदा मिले, और वहाँ इस प्रकार की अप्रोच से जो है प्रदूषण भी कम होगा टाउन में। तो हमारे झारखंड में देखिए कि पूरे भारत में जो है झरिया का स्थान प्रथम है गंदगी में, तो ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, तो उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और भी झारखंड में आप हमारी शहरों की स्थिति अच्छी नहीं है। जमशेदपुर को देखें तो वो बहुत अच्छे कंडीशंस में है, तो वो पार्ट उसका बहुत बढ़िया है जो कि निजी कंट्रोल में है, चूँकि टाटा कंपनी है चाहे जुस्को है उसके लिए बहुत प्रयास करती है। आप देखिएगा कि वहाँ मुझे को लगता है कि 4 से 5 बार झाड़ू ही लगता है दिन भर 24 घंटे में, तो ऐसे में तो साफ रहेगा ही। किसी भी चीज़ को स्थापित करना वो विकास नहीं है। आप इस बात को जाने, आप लोक प्रशासक बनेंगे अगर आप पुल बना दें, पुलिया बना दें, सड़क बना दें, बगीचा लगा दें और समझ जाएं कि नहीं ये स्थापित हो गई हैं, अब डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, वैसी बात नहीं है। उसका जो मेंटेनेंस होता है, उसका जो अनुरक्षण होता है, रख रखाव होता है, आप देखिएगा कि स्वच्छता के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग दिखावे के लिए भी करते हैं, झाड़ू लेकर फ़ोटो खिंचाते हैं। तो होना ये नहीं चाहिए। आपको होना चाहिए कि आपकी आदत में ही शामिल होना चाहिए कि ऑटोमेटिक आपका कहीं कचरा दिखे तो आप उसको साफ़ कर दें, आपके इर्द गिर्द ही आप साफ़ रखें तो पूरा सब लोग साफ़ रह सकते हैं। तो ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन था 75%। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। पहला डायल 100 यानी 100 उसका मिलान है पुलिस, दूसरा डायल 101 जिसका मिलान है अग्निशमन, तीसरा डायल 181 जिसका मिलान है महिला सुरक्षा, और चौथा डायल 112 जिसका मिलान है वन सुरक्षा। तो जो गलत है, बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके व्यक्तिगत रूप के लिए, क्योंकि अचानक जब आपदा आती है तो इसका पहले हम डिस्कस कर ले। जो सही उत्तर है चौथा है डायल 112, क्योंकि वो वन सुरक्षा से नहीं जुड़ा है, ये एकीकृत सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब ये जब भी आपदा आती है तो दिमाग आपका काम नहीं करता है कि करना क्या है, तो उसके लिए सरकार के तरफ से जो है ERSS, ये जान के आप रखें, ये भी आपको पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो इसके लिए जो ट्राई है यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना एक अलग स्पेक्ट्रम बनाई हुई है, और ये पूरे भारत में ऑटोमेटिक सपोर्ट कर जाती है। यानी 100 आप डायल कीजिएगा यहाँ भी तो पुलिस को लग जाएगा, आप अगर उड़ीसा जाएँ तो वहाँ लग जाएगा, 101 में अग्निशमन हो जाएगा, 181 में महिला सुरक्षा है ऑटोमेटिक। इसके लिए आप देखिएगा जो अभी जो BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं व्यावसायिक, वहाँ भी इस प्रकार के अप्रोच हैं, उस प्रकार के बटन लगे हुए हैं उसमें, जो महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं उसको मानना है, ऑटोमेटिक वो जाके ERSS सिस्टम में सपोर्ट कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का। फिर
जो एकीकृत व्यवस्था रखी गई। कभी कई बार होता है कि अरे पुलिस का कितना है, स्वास्थ्य का कितना है, वन का कितना है, आग का कितना है, तो ऐसा में 112 आप याद रखें तो एकीकृत है, ये इंटीग्रेटेड है। वहाँ से आपको सारी बातों का पता चलेगा। मान लीजिए कोरोना अभी आया हुआ है तो वो भी एक आपदा है, तो 112 के माध्यम से आप जानकारी लेके एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिरेगा तो आप जाहिर सी बात है कि वहाँ आपको तुरंत आईसीयू की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के सिस्टम और अप्रोच को आपको जानना है। जैसा मैं बता रहा था कि अभी झारखंड के बजट में जो जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो एक प्रकार से डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के युग में। अगर आपको इन सब बातों से लड़ना है, इन सब चीज़ों से अपने आप को पूर्व चेतावनी के रूप में सुरक्षित रखना है, तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है जीपीएससी कि जीआईएस सिस्टम वर्ष 2021-22 बजट में किस क्षेत्र के लिए रखा गया है, तो ये वज्रपात के लिए है। देखिएगा जो लाइटनिंग होता है, बिजली जो गिरती है, उससे बहुत लोग मारे जाते हैं, तो उसका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा कि किस जगह पर जो है बहुत अधिक गिरता है, और इसका एक्यूरेट जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ऐप बनाया जाएगा। उसमें आपको इसकी चेतावनी दी जाएगी ताकि आप सचेत रहें। आपको अब देखिएगा कि मुझको लगता है जनवरी महीने में काफ़ी अखबार में आया था कि जो पिठोरिया में जो नागवंशीय जो किला है, तो वहाँ पर देखा गया सुतियांबे में कि वहाँ जो महल बना है बराबर वहाँ बिजली गिरती हैं, और इतिहास में भी है कि बराबर वहाँ जो है बिजली से क्षति हुई थी भवन को। तो ऐसा अगल बगल के पेड़ भी जले हुए हैं बिजली से, तो बहुत लोगों ने उसे अपशकुन माना, भूत का कारण माना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भौतिकी काम करती है, ज्योग्राफी काम करता है, विज्ञान काम करता है। तो अगर इसी प्रकार के स्थानों को जीआईएस से अगर हम जोड़ें तो हमें काफ़ी आसानी होगी कि चीज़ों को हम समझें। अगर आपके मोबाइल में चूँकि जीपीएस है, मैपिंग है, अगर आपको इस बात का भी सचेत वो करे कि आगे जो है वो बहुत ट्रैफिक है, या अभी ऐसा क्षेत्र आने वाला है कि वहाँ बाढ़ आ सकता है, या मौसम के हिसाब से वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बढ़ सकता है, या वहाँ बिजली गिर सकती है, अभी आप सचेत हो जाएं तो इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि आपदा का जो है वो सबसे पहला जो दवाई है, सबसे पहला जो उसका रामबाण है, वो अपने आप में बचाव है। आप कोरोना में भी देख लें तो ये बातें सही में साक्षर हो रही हैं। तो इसका जो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दिखता तो है बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन ये पूछ सकता है और पूछा भी है बहुत से एग्जाम में। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदा शोध संस्थान कहाँ है, तो पहला नई दिल्ली, दूसरा भोपाल, तीसरा रांची, चौथा जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर है तीसरा भोपाल। क्योंकि ये प्रश्न अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रासंगिक है। तो मृदा शोध संस्थान के माध्यम से रिपोर्ट भी जारी होती है, पूरे भारत में रैंकिंग होती है। 2019-20 में रिसेंटली रिपोर्ट आया कि पूरे भारत में 147 मिलियन हेक्टेयर जो है वो मृदाक्षरण वहाँ होता है, और सॉइल इरोजन के माध्यम से बहुत नुकसान होता है पर्यावरण को। तो यहाँ जो सबसे अधिक, अगर ये प्रश्न आपको पूछे, ये पूछ सकता है कभी भी कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक इरोजन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि अगर इसके कारण को ले तो बहुत सारी जो नदियां हैं, मेन जो गंगा हिमालयी नदियां हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो अंतिम रूप से पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा सुंदरबन इलाके में और भी जगहों पर गिरती है। तो उससे जो है भूमि का कटाव बहुत अधिक होता है। अंततः पूरे जो नदियों का बर्डन है उसको इस स्टेट को सहना पड़ता है। सेकंड में पुदुचेरी है, परसेंटेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पश्चिम बंगाल का 63% दिया गया, फिर पुदुचेरी है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है। झारखंड इस मामले में काफ़ी पीछे है, वो 17वें रैंक में है। अर्थात आप देखें कि झारखंड में जो मृदाक्षरण की समस्या है, चूँकि पठारी भूमि है, और पठारी भूमि का जो अपना एक सोइल प्रोफाइल होता है, उसका अपनी मृदा परिच्छेदिका होती है कि वो बहुत मजबूत होता है, पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो ऐसे में भूमि क्षरण की समस्या बहुत कम होती है, लैंडस्लाइड बहुत कम होता है। और चूंकि नदियां जो है अधिक बरसाती हैं, हिमालयी नदियां सिर्फ साहिबगंज में आपको गंगा दिखेगी, तो उस क्षेत्र में भूमि कटाव आपको बहुत दिखेगा। अब देखिएगा कि बिहार जो क्षेत्र है, तो वहाँ आपको बहुत समस्या दिखेगी इस प्रकार की कि जो है गांव के गांव जो है कट जाते हैं, जो दियारा की भूमि है वो कट जाते हैं। क्योंकि बिहार का जो अधिकतर क्षेत्र वो मैदानी रूप में है, और मैदान में होता क्या है कि वाटर लेवल हमेशा ऊंचा रहता है, जो भूमिगत वाटर की मैं बात कर रहा हूँ।
आप अगर यहाँ पर अगर आप मान लीजिए पठारी इलाका में आप बोरिंग करें तो आपको बहुत नीचे 200 फीट 300 फीट में भी, या हो सकता है 400 में भी नहीं टच होता है, लेकिन वहाँ आपको बहुत ऊपर में टच हो जाता है बोरिंग। तो इससे क्या होता है कि जब नदी विसर्पित होकर आती हैं तो बरसात में जो है वो भूमिगत जल का लेवल चूंकि ऊंचा रहता है तो वो बाढ़ का कारण ले लेती है। ऐसा बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न आपको पूछा हुआ है, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है जेपीएससी में और यूपीएससी में भी। तो चूंकि जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ ये समस्या देखी जाती है, नदियाँ विसर्पित होती हैं सांप के समान, फिर भूमिगत जल ऊंचा रहता है, भूमि की कटाव भी बहुत तीव्र होता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है और बहुत अधिक कटता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में जो है लैंड एरोजन की समस्या नहीं है, समस्या है, लेकिन उतनी समस्या नहीं है। तो रिपोर्ट के आधार पे ये आपको जानने की भी आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में औद्योगिक स्टार रेटिंग करने वाला झारखंड कितनवां राज्य है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, चूँकि करंट का है तो पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा छठवां। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, तृतीय, यानी महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद ये तीसरा स्टेट हो गया। तो ये है क्या? ऐसे अगर आप दिमाग तुरंत आपको जाए स्टार रेटिंग तो आप तुरंत उसको ऊर्जा से जोड़ते हैं कि स्टार रेटिंग फ्रिज है या एसी है जहाँ बिजली की कम खपत होगी, लेकिन यहाँ वो बात नहीं पूछा गया आपको। ये स्टार रेटिंग आपको प्रदूषण नियंत्रण के मामले में है, क्योंकि जो एमिशन होता है, जो प्रदूषण का जो है निकासी करते हैं जो औद्योगिक जो कंपनियां हैं या फर्म हैं, तो उसको जो है स्टार रेटिंग देने की बात की गई है। क्लस्टर बनाया जाएगा। मान लीजिए कि अगर ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा इमिशंस कर रही हैं, आप देखिएगा कि जो कोयला से जुड़ी हुई है या जो स्पंज प्लांट से जुड़ी हुई है वहाँ बहुत ज़्यादा ये समस्या होती है, या सीमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इमिशंस होता है पोल्यूटेंट का। तो इसको एक प्रकार से स्टार रेटिंग दिया जाएगा। तो ये झारखंड इसको करने वाला तीसरा स्टेट है। आप देखिएगा कि इस रेटिंग से पहले भी इस प्रकार की जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हमारे बगल में जो झीक पानी है जो कि काफ़ी चर्चित है, सीमेंट कारखाना की, ब्रिटिश पीरियड का सीमेंट कारखाना है यहाँ आप देखिएगा कि अगल बगल के जो गांव हैं वहाँ खुद कंपनी जाके जो है गुड़ और सरसों तेल का वितरण करती है, क्योंकि जो ब्रोंकाइटिस से समस्या, जो श्वास संबंधी समस्या है, उसके पोल्यूटेंट से बहुत अधिक होता है, ताकि इससे जो है थोड़ा सा गुड़ और सरसों तेल से उसको काफ़ी राहत मिलता है। एक प्रकार से नेचुरल रेमेडी है, आपके फूड में उसको शामिल करने का वो प्रयास करती है। तो इस प्रकार के जो है अप्रोच लिए जाते हैं। तो एक ये नई संकल्पना है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है।